सड़क हादसों से बचाव की खातिर सिद्दीपेट के एक नौजवान ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। दखनी अंदाज में देखिए ये रिपोर्ट। जिला जगतियाल के कोंडागट्टू इलाके में 11 सितंबर को एक भयानक सड़क हादसे में 62 लोगों की मौत हो गई थी। ये दर्दनाक हादसे को टीवी चैनलों पर देख के हर कोई मुतासिर हुआ, अफसोस जाहिर करा। इसके बाद सब अपने अपने कामों पे लग गए, मगर सिद्दीपेट का एक नौजवान जिसका नाम नागराजू है 3-4 दिनों तक सुकून से सो नहीं सका। नागराजू दिन रात सोचते रहा, आखिर ऐसे हादसों को कैसा रोक सकते। सोच सोच के इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करे और इस सिलसिले में जगतियाल के कलेक्टर डॉक्टर शरद से भी मुलाकात करे। नागराजू का बोलना है, घाट पे जो 3 से 4 मीटर लंबे पाइपा रहते, अगर वो पाइपों पे पहिए लगा दिए तो गाड़ी बेकाबू हो जाने पे वो पहिए गाड़ी को नीचे गिरने से रोक सकते। नागराजू का दावा है, ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक मुल्क में कहीं भी नहीं है। इनका मकसद हादसों से लोगों को बचाना है। कते इस बारे में अगर हुकूमत चाहे तो इंजीनियरों से मशवरा भी करके कोई नतीजे पे पहुंच सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने अपने अहल खाना के हमरा शारदापीठ मंदिर का दौरा किया। केसीआर ने राजा श्यामला देवी की मंदिर पर खुसूसी पूजा की। केसीआर के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी का सख्त वसी बंदोबस्त किया गया था। विशाखापट्टनम डीसीपी पी नईम की क़यादत में तेलंगाना व आंध्र पुलिस को एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक तैनात किया गया था। केसीआर ओडिशा के अलावा बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान केसीआर दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि केसीआर मुल्क में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी फेडरल फ्रंट की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। सेव केबीआर पार्क, सेव हैदराबाद का नारा बुलंद करते हुए वॉकर्स एंड सीनियर सिटीजन ने केबीआर पार्क के रूबरू धरना दिया। मकामी अफराद ने केबीआर पार्क के ऊपर तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज की सख्त मुखालफत की और हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर केबीआर पार्क से रैली निकाली गई जिसमें तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि शहर की तरक्की के नाम पर ग्रीनरी को खत्म किया जा रहा है और दरख्तों को काटा जा रहा है। హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచి అయితే ఈ స్ట్రాటజిక్ ఎస్ఆర్డిపి స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆలోచన మొదలుపెట్టిందో, ప్రత్యేకంగా కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ను తగ్గించడానికి చేస్తున్నటువంటి ఆలోచన ఇది సరైనటువంటిది కాదు. కేవలం ప్రపంచ స్థాయి మనకు సదస్సుల్లో మాట్లాడి ఏదో బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నామని చెప్పి, హరితహారం పేరున కోట్లాది చెట్లు మనం నాటుతున్నామని చెప్పడం ఒకవైపు అయితే, ఇంకోవైపు ఇలాంటి నేషనల్ పార్కులో ఉన్నటువంటి చెట్లను ఏమాత్రం కొట్టేయడానికి వీల్లేదు, దీని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ను తగ్గించడానికి వీల్లేదు. ప్రభుత్వం ఆలోచన మార్చుకోవాలి। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कांग्रेस के 4 अरकान को टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी में जम करने के बाद काउंसिल में कांग्रेस अरकान की तादाद घटकर सिर्फ 2 हो गई है। क्या सोचती है कांग्रेस अपने इस सियासी बहरान के बारे में और तेलंगाना में आने वाले पंचायत और इसके बाद लोकसभा इलेक्शन से मुताल्लिक कांग्रेस की हिकमत अमली क्या होगी? पेश है इन मौज़ूआत पर कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर से की गई ये बातचीत। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस के 4 अरकान को टीआरएस पार्टी में जम करने के बाद काउंसिल में कांग्रेस अपने मेन अपोजिशन के ओहदे से महरूम हो गई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काउंसिल में अपोजिशन के लीडर रहे मोहम्मद अली शब्बीर साहब। सर, आप लोग शिकायत लेके गए थे कि आपके जो 4 अरकान हैं उनकी रुकनीत बर्खास्त कर दी जाए, वो मुखालिफ पार्टी सरगर्मी में मुलविस हैं, लेकिन ये हुआ कि आपकी जो पार्टी को ही जम कर दिया गया टीआरएस में। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद्रशेखर राव जी के पहले से ही वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर को नहीं मानते हैं, जमहूरियत को नहीं मानते हैं, वो डिक्टेटर के पुजारी हैं। उसी तरह हमारे स्पीकर साहब भी वही थे, मधुसूदन चारी, उन्होंने भी वही काम किया। अब काउंसिल के चेयरमैन ने भी वही काम कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ होना है तो 2 तरफ होना चाहिए था कि जबकि आप हम जो टीआरएस के लोग कांग्रेस को मदद करे हैं उनको तो आप 2 घंटे के नोटिस में सस्पेंड उनको नोटिस दे दिया, आप क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वही कानून हमारे पे भी लागू होता है।
हमने 23 जून 2016 को प्रभाकर राव और फारूक हुसैन के नाम पर हम डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए पिटीशन दिया था। हमारा पिटीशन वैसी पेंडिंग है आज तक। फारूक हुसैन साहब का टाइम भी खत्म हो गया, उन्होंने फिर रिन्यूअल ला लिया, अब हो गया उनका मसला। लेकिन प्रभाकर राव अभी भी कंटिन्यू है, MS प्रभाकर। फिर हमने 19 तारीख को मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर हमारी जो अकुला ललिता मेंबर है और संतोष जो 2 मेंबर गए, वो 19 तारीख के दिन मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रेस में, और उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे दस्तखत उन्होंने की है और उसके बाद नोटरी हुआ है और चेयरमैन को दे दिया गया है कि दामोदर रेड्डी नाम का MLC हमारे पार्टी से जीतकर वो TRS में 8 महीने पहले चले गए हैं। ये दोनों को आप डिस्क्वालिफिकेशन करिए, जो पुराना पेंडिंग है आपके पास वो करिए प्रभाकर का, ये नया ये एप्लीकेशन ये ले लीजिए। उसके बजाय उन्होंने हमारे दोनों डिस्क्वालीफाई करने के बजाय हमारे मेंबर को और जो मेंबर दस्तखत करके जो दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की है कि दामोदर रेड्डी को सस्पेंड करो, सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनको फिर CM अपने प्रगति भवन में बुलाते हैं और उन्हें लालूच देते हैं। पता नहीं क्या अंडरग्राउंड डीलिंग हुआ, वो बोलते कहते हैं कि रात में हमारी CLP मीटिंग हो गई और सवेरे 20 तारीख को देते हैं, कहते हैं कि शाम तक हम चारों मेंबर को जम कर दो और कांग्रेस पार्टी से हम निकल जा रहे हैं और TRS मेंबर के साथ ट्रीट कर लो, और वो ट्रीट कर रहे हैं। यानी जंगल कानून है, ऐसा कहीं हिंदुस्तान की तारीख में कोई स्पीकर, कोई काउंसिल चेयरमैन इस तरह नेशनल पार्टी के मेंबरों को 2/3 मेजॉरिटी के बुनियाद पर 2/3 हो ही नहीं सकता, जबकि हमारा एक मेंबर ऑलरेडी 2 साल से हमारा पेंडिंग पिटीशन है, उसको डिसाइड करे बगैर ये कैसे डिसीजन लेते हैं आप जबकि हमारा पेंडिंग है। तो इस तरीके से टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। KCR ये चाहते हैं कि वो असेंबली काउंसिल ना रहे बल्कि TRS भवन बन जाए। सर, आप लोगों का क्या अगला लाएअमल होगा, क्या कार्रवाई करेंगे आप, क्या कानूनी चाराजोई की जाएगी इस कांग्रेस की तरफ से? हम लोग हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन मूव कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है हाई कोर्ट के अंदर हमको ये जो चेयरमैन के ऑर्डर पे स्टे मिलने की हमें पूरी खवी उम्मीद है। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़रूर हमको स्टे मिलेगा। सर, ये जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं असेंबली इंतखाबात के बाद, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी पंचायत और उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कांग्रेस एज ए पार्टी आप क्या समझते हैं पूरे कांग्रेस के वर्कर्स पे, कांग्रेस के लीडरों पे, कांग्रेस की जो आला कमान है उसकी किस तरह पकड़ है? क्या आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ग्राउंड लूज कर रही है? ग्राउंड लूज कर रही ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन KCR साहब ने एक माइंड गेम खेल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो पब्लिक से वायदे करके मैं आया था वो नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि आपने 3 रियासतें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे 3 चीफ मिनिस्टर पहली दस्तखत करे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐलान किया था कि मैं भी 1 लाख रुपए का कर्जा माफ़ी करूँगा और पेंशन 1000 से 2000 करूँगा, उम्र में रिलैक्सेशन दूंगा और नौजवान बेरोजगारों को 3000 दूंगा। अब उन्होंने सारे वादों को नेक्स्ट ईयर के बजट पर टाल दिया है। तो इस तरीके से ये जानवरों को लेन देन बाजार में जिस तरह मोल से बैलों को भैंसों को होता है, ये बैल भैंस की तरह MLCओं को MLA को खरीदने की बात कर रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। बेहद शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से, बता रहे थे कि किस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो इसके इंसाफ के हुसूल के लिए हाई कोर्ट को जाएंगे। कैमरामैन मंडल के साथ में अनीस, न्यूज़ 18 हैदराबाद। हैदराबाद के इलाका नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में लोक अदालत का एहतमाम किया गया। जस्टिस गोविंद रेड्डी ने बताया कि हमारा निशाना एक दिन में 200 केसों को हल करना था, जिसे पूरा कर लिया गया है। वकला के अलावा पुलिस की जानिब से बेहतर ताउन हासिल रहा। लोक अदालत से रुजू होने वाले अफराद की काउंसलिंग की गई।
मुस्लिम वादा साहित्यम इस उन्वान से तेलुगु जबान में लिखने वाले मुस्लिम अदीबों और शुअरा ने एक तहरीक की शुरुआत की है। इस तरह लिखे गए तेलुगु अदब में मुसलमानों की समाजी हालात को पेश करने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद में जारी नेशनल बुक फेयर में तहरीक मुस्लिम वादा साहित्यम की एक स्टॉल लगाई गई है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने इस तहरीक के रूहनुमा शेख यूसुफ बाबा से बात की। बुक फेस्टिवल में खड़ा हूँ। मेरे सामने है एक शॉप जिसका नाम है मुस्लिम वादा साहित्यम। इसके ज़िम्मेदार शेख यूसुफ बाबा मेरे साथ हैं, जो इसकई बाबा के नाम से मशहूर हैं। ये जर्नलिस्ट और तेलुगु के राइटर हैं। आइए बात करते हैं इस मखसूस शॉप के बारे में, क्यों रखा है इन्होंने इसका नाम और क्या लिखते हैं और किन के बारे में लिखते हैं। सर, ये बुक फेयर है और आपने इसको ख़ास जो है एक ब्रांड किया हुआ है मुस्लिम वादा साहित्यम, तो इसका मतलब क्या है? तेलुगु में जो दलित लिटरेचर कैसा आया है कि वैसी तेलुगु मुस्लिम राइटर्स भी एक वाद बोले तो इज़म के जैसा मुस्लिम लिटरेचर को लाए हैं। बहुत सारे किताबें तेलुगु में आए हैं। बहुत सारे राइटर्स है, 70-80 मेंबर्स तेलुगु मुस्लिम राइटर्स है। वो लोग घर में उर्दू बात करते हैं दखनी, और तेलुगु मीडियम पढ़ने से तेलुगु में लिखते हैं। बहुत मशहूर शायर्स है और बहुत मशहूर स्टोरी राइटर्स है। क्या ये इससे पहले हिंदुस्तान की किसी ज़बान में ऐसा कोई एक ग्रुप मिलके ये ऐसा कुछ एक जॉनर डेवलप करा, या फर्स्ट टाइम तेलुगु में मुस्लिम राइटरों ने ऐसा किया है? मैं समझता हूँ एक इज़म के जैसा एक ग्रुप दलित लिटरेचर जैसा मुस्लिम लिटरेचर जो तेलुगु में आया है, वो मैं यहाँ जो तेलुगु में ही स्पेशल समझता हूँ। पूरे इंडिया में भी इतना एक ग्रुप बन के बहुत सारा लिटरेचर लाना ये पहली बार ऐसा हुआ है तेलुगु में? पहली बार है क्या बोलता हूँ। मुस्लिम लिटरेचर बोलते ही बहुत सारे लोग ये रिलीजियस है क्या समझते हैं, मगर ये रिलीजियस नहीं है। सोशल प्रॉब्लम्स को लेके मुस्लिम्स के ये राइटिंग्स है। ये आप देखा गए तो ये बहुत बड़ी किताब है। ये 39 मेंबर्स तेलुगु मुस्लिम राइटर्स के शार्ट स्टोरीज 52 शार्ट स्टोरीज की बुक रिलीज करी गई है। इसका नाम वतन मुस्लिम कतलू। हम ये पूरे स्टोरीज को और पोएम्स को भी उर्दू नाम देते हैं, टाइटल्स उर्दू में देते हैं। वो एक ट्रेंड बनाया गया है तेलुगु में। और मेरे स्टोरीज भी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए हैं। वेजिटेरियंस ओनली स्टोरीज ऑफ तेलुगु मुस्लिम्स बोल के। जरा चलिए दुकान के अंदर और हमें बताएं कि यहाँ पर आपने किस किस्म की किताबें रखी हैं। आपने कहा कि जो टाइटल है वो उर्दू में होते हैं, तो क्या ये सिर्फ आपके जो ऑडियंस है, आपके टारगेट ऑडियंस है, क्या आपने सिर्फ ये मुसलमानों तक महदूद रखा है या जनरल ऑडियंस है, तेलुगु तमाम तेलुगु जाने वाले हैं? मुस्लिम्स से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स ये किताबें पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा है समझते हम। क्योंकि नॉन मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स के ये लिटरेचर पढ़ने से, ये लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स को समझने से वो सेंसिटाइज होते। तो ये तेलुगु मुस्लिम लिटरेचर से नॉन मुस्लिम्स को सेंसिटाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वैसा ज़्यादा तेलुगु वाले भी बहुत इज्जत करते हैं ये लिटरेचर को, और ज़्यादा चर्चा इस पे चल रहा। अभी जो इस शॉप पर ख़ास तौर पर कितनी किताबें रखी हैं और कितने जो है राइटर्स ने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया है, अपनी किताबें कंट्रीब्यूट की हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक 10 मेंबर्स तक लोगों के किताबें हैं। बाकी अभी और भी थोड़े किताबें हैं, मगर वो अवेलेबल नहीं है, स्टॉक नहीं है। ये मुस्लिम वुमेन राइटिंग्स के थोड़े किताबें हैं, और MLC थे सत्याग्नि बल के शेख हुसैन सत्याग्नि, उनके कहानियाँ हैं तेलुगु में। और लद्दाफनी बल के शाहजहां डॉक्टर शाहजहां की किताब है। और बेचारे बल के लव स्टोरीज़ के, मुस्लिम वुमेन लव स्टोरीज़ के है। अधूरे बल के एक कहानियाँ किताब है, उसे तेलुगु यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिला है। वो अधूरे किताब ही इंग्लिश में वेजिटेरियंस ओनली बल के ट्रांसलेट हुई, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने इसे डाला है। जी, वहाँ पर चलते हैं। एक किताब नज़र आ रही है, टोपी जब्बार। ये क्या है, हमें बताएं, किस किस्म की किताब है और किसने लिखी है? ये भी वेम्पले शरीफ बोल के कड़पा के एक स्टोरी राइटर है। उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी आया है उनको। उनके कहानियाँ की किताब है। ये सेकंड किताब है। पहले जो किताब का नाम जुम्मा था, सेकंड किताब टोपी जब्बार बोल के उन्होंने डाले हैं।
उन्होंने भी फिलहाल विजयवाड़ा में काम कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान में अच्छे कहानियाँ लिखते हैं उन्होंने। जी, ये एक और किताब जैसा अभी आपने जिक्र किया था लद्दाफनी, ये किसके बारे में है? क्योंकि एक खातून की तस्वीर है, उसके चेहरे पे अरबी लिखी हुई है, तो ये किस किस्म की किताब है? ये जो पेज पे लिखा हुआ है एक पोएम है वो, ये इसका नाम लद्दाफनी है, मुस्लिम वुमेन स्टोरीज है वो। मुस्लिम्स में जो लद्दाफ बुक बुलाया जाते हैं वो लोग, वो कम्युनिटी से है, सो डॉक्टर शाहजहां लिखे सो कहानियाँ हैं, वो भी बहुत मशहूर हुई है वो किताब। मुसलमानों पे जो आरएसएस बीजेपी जैसे लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको ये हमारे लिटरेचर से वो दूर होने का चांसेस ज़्यादा है, वो काम हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया सब। नाजरीन, हम बात कर रहे थे इसकई बाबा साहब से, जो तेलुगु के एक मशहूर राइटर हैं। हम यहाँ पर हैं मुस्लिम वादा साहित्यम के जो नाम से जो यहाँ पर एक शॉप रखी गई है हैदराबाद नेशनल बुक फेस्टिवल में। उनसे बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस दुकान में किस किस्म का जो है कि किताबें रखी गई हैं। कैमरामैन मंडल के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मजलिस के लीडर और हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा से मुंतखब एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द सेहतियाबी के लिए जिला महबूब नगर के नारायणपेट में खुसूसी दुआ की गई। दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्जपोश कादरी के सज्जादनशीन गयासुद्दीन कादरी की मौजूदगी में दराजी उम्र की दुआ की गई। इससे कबल नारायणपेट की एक और दरगाह हजरत सैयद शाह गुलाम शाह कादरी पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया था। सज्जादनशीन सैयद शाह मोहसिन अहमद कादरी ने अकबर ओवैसी की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, केसीआर पहुंचे भुवनेश्वर, वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केसीआर फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए उनकी ये कोशिशें हैं। वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश गए, वहां उन्होंने पूजा वूजा की और उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं भुवनेश्वर। वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात की केसीआर ने, के चंद्रशेखर राव ने, जो कि फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए कोशा है। गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट की हुकूमत वो मुल्क में चाहते हैं, क्योंकि आइंदा 4-5 माह के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले, इसकी तैयारी में वो जुट गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नवीन पटनायक से के चंद्रशेखर राव की मुलाकात। भुवनेश्वर पहुंचे हैं केसीआर, इसके बाद वो दिल्ली भी जाएंगे। आपको बता दें, इस सिलसिले में वो फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए ममता, अखिलेश और मायावती से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो पहली मुलाकात नवीन पटनायक से केसीआर की हुई है। इसके बाद अगला पड़ाव इनका ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती से भी इनकी मुलाकात होगी और दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो पहली मुलाकात के चंद्रशेखर राव की नवीन पटनायक, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात हो चुकी है। भुवनेश्वर पहुंचे हैं केसीआर। और आगे बढ़ते, मुल्क के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नरेट रचाकुंडा में गुज़श्ता सालों के मुकाबले में क्राइम की शरह में कमी दर्ज हुई है। यह कहना है रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत का। उन्होंने गुज़श्ता 1 साल के दौरान पेश आने वाले जराइम की तफसीलात मीडिया के रूबरू पेश की। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क का सबसे बड़ा पुलिस कमिश्नरेट राचाकुंडा है। गुज़िश्ता चंद बरसों का जायजा लेने से पता चलता है कि इस साल राचाकुंडा कमिश्नरेट में क्राइम की शरह में कमी हुई है। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पेश आने वाले जराइम और इसमें पुलिस को मिली कामयाबी की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने में सीसीटीवी कैमरों का अहम रोल रहा है। गुज़िश्ता साल राचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में सिर्फ 3,336 सीसीटीवी कैमरे थे। अब 59,222 सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हुए जराइम पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है।
ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत एक साल के दौरान 11 लाख से ज्यादा केस बुक करते हुए 15 करोड़ 61 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। खवातीन पर बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए शी टीम्स बेहतर अंदाज में काम कर रही हैं। इसी तरह बच्चा मजदूरी पर काबू पाने के लिए स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया है। क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम डिटेक्शन, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అని అందరం అంటున్నారు. మన కమిషనరేట్లో ముందు నుంచి గో టు ద రూట్ కాజ్, ఎందుకు క్రైమ్ జరుగుతున్నాయి, ఎవరు చేస్తున్నారు, ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ ఉంటే నంబర్ 1 ఎవరు, ఆ నంబర్ 1 దాకా మనం వెళ్ళాలి. దానికోసం ముందు నుంచి ప్రయత్నం ఉంది. हिंदी में एक शेर है, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा. आईना साफ करके कुछ काम नहीं होगा, धूल अगर चेहरे पे है तो चेहरा ही साफ करना पड़ता है. वैसे ये जो हमारे क्राइम से खासकर वो क्यों हो रहे, वो उसका कारण ढूंढ के जो क्रिमिनल्स है उनके ऊपर पक्का एक्शन लेना, उनको कुछ अल्टरनेटिव दे सकते तो उसके लिए हेल्प करना. और वो लोग अभी हम पीडी एक्ट कर रहे हैं, तो पीडी एक्ट जब हम कर रहे ఎప్పుడు వాళ్ళు లోపల ఉంటున్నారు పీడీ యాక్ట్ కింద, అదే సమయంలో వాళ్ళ మీద ఫాస్ట్ ट्रैक కోర్టులో ట్రయల్ నిర్వహించాలి. पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने जराइम पर काबू पाने के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ टीमों को मुबारकबाद दी. मुस्तकबिल में भी इसी तरह बेहतर खिदमत अंजाम देते हुए जराइम पर पूरी तरह से काबू पाने का मशवरा दिया. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू. बीजेपी की जानिब से नाइंसाफी के बाद ही हमने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया है. इत्तेहाद मुल्क और रियासत के फायदे के लिए किया गया है. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश के साथ धोखा करने वाली बीजेपी के साथ वाईसीपी और जनसेना राज तौर पर मिली हुई है. अब वक्त आ गया है कि इन्हें भी सबक सिखाया जाए. बीजेपी पार्टी పూర్తిగా అన్యాయం చేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళా పీఎం ఇక్కడికి వస్తానంటున్నాడు. అంటే మనం బతికామా సత్యామా చూడడానికి వస్తారా మీరు? ఎందుకు చేయరు ఇవన్నీ? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు మాట్లాడకుండా రాజకీయ పార్టీలు? రాజకీయాలు దేనికోసరం? ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం కాదా? कल से रियासत आंध्र प्रदेश में डीएससी इम्तिहान का आगाज होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. 7,902 असामियों के लिए जुमला 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है. 24, 26 और 27 दिसंबर को स्कूल असिस्टेंट और नॉन लैंग्वेज इम्तिहान होगा. 28 को स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज इम्तिहान के लिए 124 मराकज कायम किए गए हैं. आंध्र प्रदेश में 113, उड़ीसा में 3, तेलंगाना में 4, बेंगलुरु में 2 और चेन्नई में भी 2 मराकज होंगे. मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जनसेना को इंतखाबी निशान कांच का ग्लास अलॉट किया है. जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट करदा इंतखाबी निशान कांच के गिलास को सोशल मीडिया पर शेयर किया. पवन कल्याण के मद्दाहों और पार्टी कारकुनों ने इंतखाबी निशान कांच के गिलास पर अपने ख्यालात पेश किए और सोशल मीडिया पर पार्टी कारकुनों ने कांच के गिलास में चाय पीते हुए अपने फोटोज शेयर किए. पवन कल्याण ने इंतखाबी निशान कांच के गिलास को आवाम के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पर जोर दिया. इंसाफ का मुतालबा करते हुए एग्रीगोल्ड मुतासरीन रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं. मुतासरीन रियासत आंध्र प्रदेश के 13 अजला में जंजीरी भूख हड़ताल पर हैं. विजयवाड़ा के धरना चौक पर दर्जनों एग्रीगोल्ड मुतासरीन ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया. एहतजाजियों ने 1,000 करोड़ रुपए जारी करते हुए मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया. एहतजाजी मुतासरीन का कहना है कि अगर इनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो 28 दिसंबर से बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे. गुंटूर के एनटीआर स्टेडियम में लड़कियों के लिए खेल मुकाबले मुनक्किद हुए. 3 रोज तक चलने वाले इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में लड़कियों ने हिस्सा लिया. डेल्टा टेक्नोलॉजीज इदारे के सीईओ ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया. इस मौके पर लड़कियों की जानिब से परेड किया गया, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से सताइश की गई. रनिंग के अलावा कबड्डी व दीगर मुकाबलों में बड़ी तादाद में लड़कियों ने हिस्सा लिया. जिला कृष्णा में डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब एक खातून की जान चली गई. ये वाकया कृष्णा जिले के हनुमान जंक्शन में वाक़ निजी अस्पताल का है, जहां पर सरदर्द से परेशान खातून को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक किया गया था. 20 साल धनलक्ष्मी चलते हुए दवाखाना पहुंची थी. आज सुबह 10 बजे नर्स ने एक इंजेक्शन दिया, जिसके 10 मिनट बाद ही खातून की मौत हो गई.
अनंतपुर के गत्ती मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। कौमी शाहराह पर पेश आए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अनंतपुर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमे पुलिस की इत्तला के मुताबिक गुंतकल से आ रही कार गुंती के करीब सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसके सबब 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।